नमस्ते। हाल ही में नई दिल्ली में जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुआ, उसमें एक दिन ऐसा था जो शायद दुनिया में पावर का बैलेंस हमेशा के लिए बदल दे। आज हम उसी ऐतिहासिक दिन को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा दिन जब भारत ने एआई के भविष्य पर अपना सबसे बड़ा दांव खेला। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। ए फ्यूजन 9 के एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट की ये लाइन उस दिन की अहमियत बताने के लिए काफी है। देखिए, ये कोई आम टेक कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये असल में एक जियोपॉलिटिकल पावर का शो था जिसने दुनिया भर के लीडर्स और टेक एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। जरा माहौल को इमेजिन कीजिए। सुबह के 6 बजे हैं और भारत मंडपम में हलचल शुरू हो चुकी है। 20 से भी ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्षों के काफिले टाइट सिक्योरिटी के बीच पहुंच रहे हैं। हवा में एक अलग ही एहसास था कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये सिर्फ एक समिट का दिन नहीं था, ये एक नए दौर की सुबह लग रही थी। दिन के जो शुरुआती सेशंस हुए ना, उन्होंने ही आने वाली बड़ी बड़ी घोषणाओं के लिए एक बहुत ही कॉन्फिडेंट और महत्वाकांक्षी टोन सेट कर दिया था। तो दिन की शुरुआत हुई आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ। उन्होंने साफ कर दिया कि एआई कोई दूर की भविष्य की चीज नहीं है, बल्कि ये एक फाउंडेशनल, एक बुनियादी टेक्नोलॉजी है। उन्होंने भारत के 5 लेयर वाले एआई आर्किटेक्चर का पूरा खाका सामने रखा। और फिर आए टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन। उन्होंने एक बहुत जरूरी बात कही कि अब हमें वेस्टर्न टेक पर निर्भर रहने की बजाय अपने खुद के घरेलू सॉल्यूशंस बनाने होंगे। और यहीं से कह सकते हैं उस दिन की बड़ी घोषणाओं का स्टेज तैयार हो गया। अब आते हैं उस दिन के सबसे बड़े मोमेंट पर। सुबह की करीब 9:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेज संभाला और उन्होंने जो कहा, उसने समिट का पूरा रुख ही बदल दिया। ये जो सोच है ना, यही भारत के नए एआई फ्रेमवर्क के सेंटर में है। मतलब, भविष्य के सपने देखने से ज्यादा जरूरी है कि हम आज यानी प्रेजेंट में जिम्मेदारी के साथ काम करें। और इसी सोच पर बना है भारत का मानव विजन। ये एआई डेवलपमेंट के लिए भारत का अपना एक सॉवरेन ढांचा है। और इसे सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के विकासशील देशों के लिए एक मॉडल की तरह पेश किया गया है। ये उन देशों को एक रास्ता दिखाता है जो टेक्नोलॉजी में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वेस्टर्न टेक कंपनियों के गुलाम नहीं बनना चाहते। मानव नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये एक एक्रोनिम है जो एआई के 5 पिलर्स को दिखाता है: नैतिक सिस्टम, जवाबदेही शासन, राष्ट्रीय संप्रभुता, सबकी पहुंच और समावेश, और वैध सिस्टम। ये पूरा ढांचा ये पक्का करता है कि एआई का विकास हमेशा इंसानियत के कंट्रोल में रहे। और इसका सबसे जरूरी सिद्धांत है, जिसका डेटा उसका अधिकार। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये भारत की डिजिटल आजादी का आधार है। सोचिए, 1 अरब से ज्यादा लोगों वाले देश के लिए ये सिद्धांत कितना जरूरी है, जो ये सुनिश्चित करता है कि नागरिकों का डेटा सुरक्षित रहे और उसका कंट्रोल किसी बाहरी ताकत के हाथ में न जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने जिम्मेदार एआई के इस मुश्किल कॉन्सेप्ट को एक बड़े ही सिंपल उदाहरण से समझाया। उन्होंने इसकी तुलना जीपीएस से की कि टेक्नोलॉजी हमें रास्ता तो दिखा सकती है, लेकिन गाड़ी किस तरफ मोड़नी है, ये फैसला तो हमेशा हमारा ही होना चाहिए। ये एनालॉजी वाकई पूरी बात को बहुत अच्छे से समझा देती है। अच्छा, पॉलिसी की बातें तो हो गई। अब बात करते हैं उस पैसे की जो इस विजन को हकीकत में बदलेगा। क्योंकि बिना बड़े निवेश के कोई भी बड़ा सपना पूरा नहीं हो सकता। 10 लाख करोड़ रुपए। जी हां, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऐलान किया कि वो अगले 7 सालों में एआई में इतना पैसा लगाएंगे। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। मुकेश अंबानी ने इसे पेशेंट कैपिटल कहा। मतलब एक ऐसा निवेश जिसका मकसद फटाफट मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि देश के लिए एक लंबे समय तक टिकने वाली इकोनॉमिक वैल्यू बनाना है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक सॉलिड 3 लेवल की स्ट्रैटेजी है। पहला, पूरे देश में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। दूसरा, भारत की जरूरतों के हिसाब से स्पेशल एआई मॉडल्स तैयार करना। और तीसरा, जियो के 50 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स तक एआई पावर्ड सर्विसेज पहुंचाना। उस दिन 2 बड़ी बिजनेस अनाउंसमेंट्स हुई। एक तरफ रिलायंस का ये भारी भरकम निवेश था, तो दूसरी तरफ टाटा ग्रुप और ओपन एआई के बीच एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान हुआ। इससे पता चलता है कि भारत का एआई एम्बिशन 2 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। एक बहुत बड़ा घरेलू निवेश और दूसरा दुनिया के टेक दिग्गजों के साथ पार्टनरशिप।
देखिए, किसी भी बड़े ग्लोबल समिट में सिर्फ ऑफिशियल बातें ही नहीं होती। तो चलिए अब देखते हैं कि दुनिया का रिएक्शन क्या था और पर्दे के पीछे क्या-क्या चल रहा था। भारत के इस कदम को इंटरनेशनल लेवल पे काफी सपोर्ट मिला। फ्रांस में तो भारत के साथ अपने रिश्तों को स्पेशल पार्टनरशिप का दर्जा दे दिया। ब्राजील ने टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। लेकिन यूएन और गूगल जैसी संस्थाओं ने एआई से जुड़े खतरों और एक नए एआई डिवाइड पर चिंता भी जाहिर की। मतलब एआई की वजह से अमीर और गरीब देशों के बीच खाई और बढ़ सकती है। और यहीं पर भारत का मानव विजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका एक मेन पिलर है सुलभ और समावेशी, जो सीधे सीधे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की उठाई गई एआई डिवाइड वाली चिंता का जवाब देता है। भारत ये पक्का करना चाहता है कि एआई का फायदा कुछ गिने चुने लोगों तक ही ना रह जाए, बल्कि सब तक पहुंचे। अब एक मजेदार सवाल। समिट में दुनिया भर के बड़े बड़े लोग तो थे, लेकिन कुछ बड़े नाम ऐसे भी थे जिनकी गैर मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा। बिल गेट्स ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर अपना नाम वापस ले लिया, जिसे लेकर मीडिया में तरह तरह की बातें हुईं। साथ ही चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग भी समिट में नहीं आए। इन एब्सेंस ने समिट में एक अलग ही तरह का ड्रामा जोड़ दिया। इसी बीच एक और कहानी ने सबका ध्यान खींचा, रोबोडॉग विवाद। हुआ ये कि एक यूनिवर्सिटी ने एक रोबोटिक डॉग को अपना इनोवेशन बताकर दिखाया, जो बाद में पता चला कि वो एक चाइनीज कंपनी का प्रोडक्ट था। ये घटना एक रिमाइंडर की तरह थी कि बड़े बड़े दावों के बीच असलियत और प्रामाणिकता कितनी जरूरी है। तो इस ऐतिहासिक दिन के बाद अब आगे क्या? चलिए फटाफट इस दिन के जो ठोस नतीजे रहे उन्हें देखते हैं और भविष्य पर एक नजर डालते हैं। अगर पूरे दिन को समेटना हो तो ये स्लाइड सब कुछ बता देती है। पॉलिसी के लेवल पर मानव विजन लॉन्च हुआ। इन्वेस्टमेंट के लेवल पर रिलायंस का 10 लाख करोड़ का वादा आया और डिप्लोमेसी के लेवल पर भारत और फ्रांस के बीच स्पेशल पार्टनरशिप की घोषणा हुई। अब सबकी नजरें हैं समिट के आखिरी दिन पर, जब लीडर्स डिक्लेरेशन को अपनाया जाएगा। ये एआई गवर्नेंस के लिए एक ग्लोबल रोड मैप होगा और असली परीक्षा यही होगी कि भारत का मानव विजन इस ग्लोबल डॉक्यूमेंट पर अपनी कितनी छाप छोड़ पाता है। तो भारत ने अपना दावा तो पेश कर दिया है। उसने एआई की दुनिया में खुद को सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि एक लीडर की तरह सामने रखा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दुनिया भारत के दिखाए इस रास्ते पर चलेगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।